नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द एग्री बुलेटिन एग्रीकल्चर करंट अफेयर क्लासेस 2025-26 में। और आज के इस सेशन में हम लोग रिसेंट प्रिक्योरमेंट का जो डेटा है पल्सेस और सीरियल्स को लेकर उसको कवर करने वाले हैं। और ये जो एग्रीकल्चर करंट अफेयर क्लासेस का सेशन है ये अगले 15 दिन के लिए हम लोग कंटिन्यू रखने वाले हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि रिसेंटली आईसीआर, एएफओ, नाबार्ड और आरआरबी एसओ के जो एग्जाम आने वाले हैं, इसके साथ यूपीएससी और आईसीआर नेट के एग्जाम में भी ये आपका इक्वली हेल्प करेगा। तो आप लोग इन सेशंस को देखना मत भूलिएगा और बाकी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। खासकर ये सेशंस एग्रीकल्चर रिसर्चर्स, एग्रीकल्चर स्टूडेंट और फार्मर्स सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज के इस सेशन की तरफ बढ़ते हैं। सेशन में क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले बताना चाहता हूं कि रिसेंटली गवर्नमेंट के प्रिक्योरमेंट को लेकर एक डेटा आपका सामने आया है कि गवर्नमेंट आपके फूड ग्रेन्स का कितना पार्ट प्रिक्योर कर पा रही है। तो 2024-25 के अंदर जो प्रिक्योरमेंट हुआ है सीरियल, पल्सेस और ऑयल सीड का, जैसा कि आप लोग जानते हैं भारत सरकार के द्वारा फूड ग्रेन्स को प्रिक्योर किया जाता है। अब देखो ये वर्ड जो प्रिक्योर है, पहले इसको समझना सीखिए। देखो जैसे फॉर एग्जांपल एक किसान है, एक फार्मर के द्वारा अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बेचा जाता है, ठीक है। अब फार्मर क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को मार्केट में लेकर आएगा और मार्केट में क्या है, अब यहां पर या तो ट्रेडर अवेलेबल है यानी कि व्यापारी अवेलेबल है या गवर्नमेंट खुद अवेलेबल है। तो देखिए अगर व्यापारी उसको परचेज करता है तो वो डायरेक्टली उसके द्वारा परचेज कर लिया जाएगा जो भी मार्केट प्राइस होता है या फिर उस टाइम पर बिडिंग होती है उसके बिहाफ पर। दूसरा होता है गवर्नमेंट के द्वारा परचेजिंग की जाती है आपके फार्मर से डायरेक्टली। और ये क्यों किया जाता है, ये ज्यादातर उन केसेस में किया जाता है, जैसे फूड ग्रेन की बात करें, राइस और व्हीट का प्रिक्योरमेंट इसलिए किया जाता है क्योंकि भारत सरकार के द्वारा आज जैसे आप लोग सुनते हैं कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत, जिसमें फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एफसीआई क्या करती है, किसानों से परचेज करती है आपके ग्रेन्स को और उन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती है फेयर राशन जो शॉप होती है उनके द्वारा, ठीक है। अब दूसरा होता है दालों का प्रिक्योरमेंट। और दालों का प्रिक्योरमेंट क्यों किया जाता है, क्योंकि मार्केट के अंदर प्राइस को स्टेबलाइज करने के लिए अब दालें हैं, क्योंकि वो बेसिक नीड है, हर घर के अंदर प्रयोग की जाने वाली है, एक आम आदमी की जरूरत से बाहर ना हो जाए, मार्केट में उसका प्राइस बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, और दूसरा हमारी इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम हो, उसके लिए सरकार के द्वारा उसका प्रिक्योरमेंट किया जाता है। एक रीजन ये भी होता है कि सभी किसानों के द्वारा आपका जो प्रोडक्ट मार्केट में बेचा जा रहा है उसका एक अच्छा दाम उनको मिल सके, इसके लिए भी ये प्रिक्योरमेंट आपका किया जाता है। तो बात करें तो सीरियल्स यानी कि जैसे राइस और व्हीट का जो प्रिक्योरमेंट है वो टोटल कितना किया गया है, तो देखो आपका 52.26 मिलियन टन राइस का प्रिक्योरमेंट किया गया था 2024-25 के सीजन में, और वहीं व्हीट का प्रिक्योरमेंट 26.26 मिलियन टन किया गया था। और टोटल सीरियल्स के अगर हम बात करें तो ये 77.86 मिलियन टन का प्रिक्योरमेंट किया गया है। अब वहीं अगर हम बात करें तो पल्सेस का जो प्रिक्योरमेंट है उसमें सबसे ज्यादा आपके ग्राम का ही प्रिक्योरमेंट रहा है, मेजर क्रॉप यही रही है। इसका लगभग 0.43 मिलियन टन का प्रिक्योरमेंट दिया है आपके रबी सीजन के अंदर 2024-25 में, क्योंकि ग्राम यानी कि चिकपी की जो फसल होती है, चने की फसल होती है, वो आपकी रबी सीजन में ही ग्रो करवाई जाती है। बात करें इसके अंदर तो टोटल पल्सेस आपका प्रिक्योरमेंट यहां पर 4.6 मिलियन टन किया गया है। और ऑयल सीड सारे के सारी जो दालें हैं उनका प्रिक्योरमेंट 0.46 मिलियन टन किया गया है। अब सोच के देखिए यहां जब हम बात करते हैं तो टोटल आपके पल्सेस और ऑयल सीड को मिलाने के बाद भी आपका यहां पर जो 7 का आंकड़ा है वो भी पार नहीं हो पा रहा है। तो सोच के देखिए कि कितना डिफरेंस है। और यहां अगर हम बात करें तो ये डिफरेंस आपको कुछ और भी नजर आएगा। देखिए अब पल्सेस की बात करें तो पल्सेस का जो प्रिक्योरमेंट है वो ईयर वाइज कितना हुआ है। 2019-20 में जो पल्सेस का प्रिक्योरमेंट था वो 2.8 मिलियन टन था, 2020-21 में 0.81 था, लेकिन 2021-22 में फिर बढ़ा 3.3 और 2022-23 में बढ़कर घटकर आपका 2.8 रह गया, 2023-24 के अंदर 0.69 और आज 2024-25 के अंदर जो आपका पल्सेस का प्रिक्योरमेंट है वो कहां है, 4.6 है। तो देखिए अगर हम बात करें तो यहां पर लगातार डेटा के अंदर बदलाव देखने को मिले हैं। और ये बदलाव क्यों है, क्योंकि यहां पर आपका पल्सेस का प्रिक्योरमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है, इसको लेकर जो क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं इसको देखने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले तो आपके जो सीरियल्स है, क्योंकि हमारे जो सीरियल्स की बात करें जैसे कि राइस और व्हीट है, चावल और गेहूं का प्रिक्योरमेंट सरकार के द्वारा किया जाता है, तो उसको सरकार फ्री राशन में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, इसके लिए वो सारा का सारा प्रिक्योरमेंट यहां पर किया भी जाता है। और दूसरी तरफ किसानों के द्वारा ज्यादातर यही अनाज भारत के अंदर, जैसे कि हम लोग जानते हैं राइस और व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम को फॉलो किया जाता है, तो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन उनका ही होता है और उसी के आधार पर उनका प्रिक्योरमेंट भी पिछले कई सालों के अंदर किया जा रहा है। ये कई कारण है, एक तो राजनीतिक दबाव भी आप लोग बोल सकते हो, दूसरी
तरफ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है आपका फूड स्टॉक को मेंटेन करने के लिए भी इसको करती है, और तीसरा आपके लोगों को फ्री राशन में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए भी इसको प्रिक्योर किया जाता है। आज हमारे पास बफर स्टॉक मेंटेन हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी प्रिक्योरमेंट लगातार एफसीए के द्वारा की जाती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो हमारे पल्सेस और ऑयलसीड है, इनको केवल तभी परचेज किया जाता है ताकि मार्केट के अंदर एक तो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को कंट्रोल कर सके, महंगाई को नियंत्रण कर सके, और इसके साथ में जो इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन है यानी कि हम लोगों को इंपोर्ट के ऊपर, आयात के ऊपर निर्भर ना रहना पड़े, इसके लिए सरकार के द्वारा इसका प्रिक्योरमेंट किया जाता है। लेकिन राइस और व्हीट जो है वो जितना भी प्रिक्योर किया जाता है उसको फ्री राशन में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन अब मान के चलिए यहां पर पल्सेस और ऑयलसीड को प्रिक्योर किया गया, उसको मार्केट में डिस्पर्स नहीं कर पाए, तो फिर यहां पर गवर्नमेंट के लिए ऑलरेडी जो गोडाउन की समस्या है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन यहां पर मेजर कारण जो मैं बोलना चाहूंगा वो यही है कि एक तो सरकार के पास गोडाउन की समस्या बहुत बड़ी है, सरकार के पास आपकी स्टोरेज फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, खासकर इवन दो हमारे जो राइस और व्हीट है इनकी भी प्रिक्योरमेंट को लेकर इनके ऊपर लगातार क्वेश्चन मार्क रहते हैं। एफसीए के द्वारा हर साल लाखों मैट्रिक टन जो आपका गोडाउन्स के अंदर अन्न पड़ा हुआ है वो बेकार फेंका जाता है, उसको फेंक दिया जाता है या फिर उसको इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए आपका भेज दिया जाता है। कारण ये होता है क्योंकि नया जो फ्रेश स्टॉक आता है उसको रखने के लिए, संभालने के लिए जगह अवेलेबल नहीं होती। बार बार गवर्नमेंट के द्वारा प्राइवेट जो आपके गोडाउन्स हैं उनका भी सहारा लिया जाता है, लेकिन फिर भी हमारे देश के अंदर आज उतनी अच्छी फैसिलिटीज गोडाउन की नहीं है, जिसके कारण लगातार समस्या हो रही है। दूसरी तरफ गोडाउन्स अगर अवेलेबल भी हैं तो उनमें से काफी गोडाउन ऐसे हैं जो ओपन हैं, यानी कि ओपन फील्ड में प्रेजेंट है, वहां पर आपके स्टॉक प्लिंथ बने होते हैं, उनके ऊपर ही आपका केवल कागज को डालकर उनको स्टोर कर दिया जाता है। वहां पर बारिश के कारण, यानी कि आप ये कह सकते हो कि मौसम के कारण या फिर चूहों के कारण यह लगातार अन्न आपका खराब होता रहता है। तो इस केस में जरूरी है कि सबसे पहले सरकार के द्वारा स्टोरेज फैसिलिटीज को मेंटेन किया जाए। अब बात करें यहां पर तो की पॉलिसीज अनाउंसमेंट क्या की गई है ताकि आपके पल्सेस को भी प्रिक्योर किया जा सके और ऑयलसीड को भी प्रिक्योर किया जा सके। तो ध्यान से देखिएगा, एमएसपी यहां पर जो पल्सेस और ऑयलसीड के लिए वो आपका एंश्योर किया गया। मैंने एमएसपी के ऊपर पूरा वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हो कि रिसेंटली आपका 2025-26 के सीजन के लिए खरीफ और रबी की पल्सेस और ऑयलसीड्स के लिए कितना एमएसपी दिया गया है, वहां पर जाकर देखिएगा। लेकिन अभी हम बात करें तो हायर एमएसपी जो है वो अनाउंस किया गया है सीरियल्स की रिस्पेक्ट में, ताकि फार्मर को इंसेंटिवाइज किया जा सके, यानी कि आपके किसानों को एक एमएसपी का लालच दिया जाता है कि हम लोग इसका एमएसपी ज्यादा तय करेंगे और आप लोगों से परचेज भी करेंगे। लेकिन एक्चुअली में ग्राउंड रियलिटी काफी डिफरेंट हो जाती है जब एक्चुअल में उनका प्रोडक्ट आपका परचेज किया जाता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो एक और स्कीम है जिसको हम पीएम आशा के नाम से जानते हैं। ये एक प्राइस सपोर्ट स्कीम है, एक अम्ब्रेला स्कीम है, जिसके तहत मेनली पल्सेस और ऑयलसीड का ही प्रिक्योरमेंट किया जाता है थ्रू द एजेंसी एनसीसीएफ एंड नेफेड। ये दो एजेंसी हैं जो कि यहां पर आपकी प्रिक्योर करने में, जो आपका पल्सेस और ऑयलसीड है इनको प्रिक्योर करने में इन दो एजेंसीज का मेन यहां पर रोल रहता है। आगे हम इस पीएम आशा स्कीम के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात और बता दूं कि बजट 2025-26 के अंदर सरकार के द्वारा एक कमिटमेंट किया गया है, वायदा किया गया है कि 2028-29 तक, यानी कि अगले 4-5 साल तक तुर, उड़द और मसूर, यानी कि यहां पर अरहर की दाल और ब्लैक ग्राम और मसूर की दाल जो है वो आपकी स्टेट्स के द्वारा जो है यहां पर 100% प्रिक्योर की जाएगी। अब इसका मतलब है कि सरकार के द्वारा 100% एमएसपी मिलने वाला है अरहर की फसल के लिए, ब्लैक ग्राम के लिए और आपकी मसूर की दाल के लिए। तो एक अच्छा स्टेप है। अगर वाकई में एक कमिटमेंट पूरा होता है तो आने वाले टाइम के अंदर मुझे लगता है कि जो पल्सेस का एरिया और पल्सेस का प्रोडक्शन है वो भी काफी बढ़ने वाला है। एटलीस्ट सरकार ने पहली बार इतनी तो घोषणा की कि हम इन 3 फसलों का 100% प्रिक्योरमेंट करेंगे, और ये 100% प्रिक्योरमेंट उन्हीं लोगों का किया जाएगा, उन्हीं फार्मर्स का किया जाएगा जो इन दोनों पोर्टल के ऊपर जाकर अपने आप को पहले रजिस्टर करवाएंगे और रजिस्टर्ड फार्मर से आपका परचेज किया जाएगा। अभी तक लगभग ये कह सकते हैं कि 12,000 फार्मर्स का ऑलरेडी परचेजिंग हो चुका है पिछले साल, यानी कि 2000, क्योंकि अभी स्कीम को अनाउंसमेंट बजट के अंदर ही किया गया था, तो उस दौरान आपका जो पल्सेस का प्रोडक्शन हुआ था रबी के अंदर उसको यहां पर प्रिक्योर भी किया गया है स्कीम के अंडर में। बात करें तो कोऑपरेटिव पुश यहां पर मिनिस्ट्रीज के द्वारा अर्ज किया जाता है कोऑपरेटिव्स को, ताकि आपका प्रिक्योरमेंट यहां पर पल्सेस और ऑयलसीड्स का किया जा सके। जैसे कि आप लोग जानते हैं प्रिक्योरमेंट के अंदर या आने वाले आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को इंप्रूव करने के लिए कोऑपरेटिव्स बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। 1990 के अंदर लगभग 1995 से लेकर 2000 के बीच की बात है, जब ऑयलसीड प्रोडक्शन आपका काफी ज्यादा बड़ा था, उस टाइम पर कोऑपरेटिव्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। जैसे आज हमारे देश के अंदर अमूल जो कंपनी है वो मिल्क कोऑपरेटिव कंपनी है, और आपको यह भी पता होगा देश के अंदर जो मिल्क का प्रोडक्शन है वो लगातार बढ़ भी रहा है, और उसके साथ यहां पर मिल्क का प्राइस भी कहीं ना कहीं बढ़ रहा है और किसानों को भी काफी हद तक हेल्प इससे हो जाती है।
लेकिन वही आप सोच के देखिए कि इसमें सबसे बड़ा रोल किसका है, तो ये कोऑपरेटिव का रोल है, अमूल कोऑपरेटिव का रोल है। इसके अलावा और भी आपकी स्टेट लेवल पर छोटी छोटी कोऑपरेटिव कंपनीज आपकी बन चुकी हैं, जिनके द्वारा काफी हद तक किसानों को फायदा हो पा रहा है, और आज हमारा देश नंबर 1 रैंक पर पहुंच चुका है। उसी प्रकार से 1995 से 2000 के बीच में भी भारत जो है वो पल्सेस प्रोडक्शन ऑयलसीड प्रोडक्शन के अंदर काफी ज्यादा आगे बढ़ चुका था येलो रेवोल्यूशन के तहत। लेकिन बाद में क्या हुआ है कि उन कोऑपरेटिव्स को उतना सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिलना बंद हो गया था, जिसकी वजह से आपका ऑयलसीड प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, और आज हमें लगभग जो है इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट हमें रहना पड़ रहा है। तो इसी प्रकार से अगर कोऑपरेटिव्स को सपोर्ट किया जाए तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर काफी ज्यादा बेहतरीन आपका प्रोडक्शन इंक्रीज किया जा सकता है, और खासकर कोऑपरेटिव्स मिलकर स्टोरेज हाउस फैसिलिटीज को और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं, और इससे आपके किसानों को भी फायदा मिलेगा। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो उनको टाइमली अगर बजट या फिर आपका फंड एलोकेट किया जाए, और इसके साथ में जो फैसिलिटीज और भी ज्यादा इंक्रीज कर दी जाए, या खासकर अगर हम बात करें तो जो लोन की फैसिलिटीज होती हैं लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, तो मुझे लगता है वो भी आपकी काफी हेल्प कर सकती है किसानों की आमदनी को इंक्रीज करने में। इसके साथ में बात करें तो एक आपका स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है जिसके अंदर कि भारत को आपका सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, इन्फ्लेशन को रिड्यूस करना है, और इंपोर्ट के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको कम करना है, पल्सेस और ऑयलसीड दोनों के लिए, क्योंकि आज हम दालों को सबसे ज्यादा प्रोडक्शन भी करते हैं, सबसे ज्यादा कंजप्शन भी करते हैं, और सबसे ज्यादा इंपोर्ट भी भारत ही करता है। तो ये जो हमारी इंपोर्ट यानी कि आयात के ऊपर निर्भरता है उसको कम करना बहुत जरूरी है, ताकि जो हमारा फॉरेन एक प्रकार से हमें पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है या फिर फॉरेक्स की फॉर्म में हमारा जो इन्वेस्टमेंट बाहर जा रहा है वो ना जा पाए, और देश के अंदर ही वो इन्वेस्टमेंट हम लोग कर पाए, किसानों को वो आमदनी हम लोग दे पाए। ठीक है, अब बात करें इसके अंदर तो नेक्स्ट आपका कुछ गवर्नमेंट के द्वारा एक रिसेंट और आपकी अनाउंसमेंट की गई है अभी रिसेंटली, और ये प्रोक्योरमेंट आपकी की जा रही है कि समर क्रॉप 2025-26 के अंदर मूंग की दाल की प्रोक्योरमेंट के लिए समर 2025-26 में गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि हम लोग जो है टोटल आपका 54,166 मैट्रिक टन का जो है यहां पर प्रोडक्शन परचेज प्रोक्योरमेंट करने वाले हैं मूंग बीन का, और इसमें हरियाणा, यूपी और गुजरात स्टेट को कवर किया जाएगा। इसके अलावा ग्राउंडनट प्रोक्योरमेंट को लेकर भी सरकार ने आपका अनाउंसमेंट किया है 2025-26 के लिए कि यूपी से हम लोग लगभग 50,750 मैट्रिक टन का प्रोक्योरमेंट करेंगे ग्राउंडनट के लिए। तो एक अच्छा स्टेप है, लेकिन बाकी स्टेट्स के लिए भी ये जरूरी है, खासकर जैसे ग्राउंडनट की बात करें तो गुजरात में काफी ज्यादा प्रोडक्शन होता है तो वहां से किया जा सकता है, राजस्थान में भी होता है वहां से भी किया जा सकता है। तो ये जो डेटा है अभी आपका ये कह सकते हैं कि लिमिटेड है, लेकिन काफी एक अच्छा स्टेप हो सकता है। इसी प्रकार के इनिशिएटिव अगर बाकी स्टेट्स के अंदर भी किए जाएं तो मुझे लगता है कि इससे किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा, और जिस डाइवर्सिफिकेशन की हम लोग बात करते हैं, एक प्रकार से आत्मनिर्भरता की बात करते हैं पल्सेस और ऑयलसीड प्रोडक्शन के अंदर, वो काफी हद तक इंप्रूव की जा सकती है। अब बात करें यहां पर तो एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि सरकार के द्वारा जो यहां पर मेन टारगेट रखा गया है, जैसे कि अरहर की दाल और तुर की दाल और यहां पर मसूर की दाल को 100% प्रोक्योरमेंट किया जाएगा 2024-25 से लेके 2028-29 तक, वो एक अच्छा स्टेप है। जैसे कि 2000 जो आपका 25 का यूनियन बजट है उसके अंदर ये अप्रूव किया गया था, और इसमें आपकी दो एजेंसीज हैं, नेफेड और एनसीसीएफ। लेकिन इसका जो मेन प्रोक्योरमेंट यहां पर रहेगा बाकी पल्सेस को लेकर और ऑयलसीड को लेकर, वो किस प्रकार से किया जाएगा। तो इसमें मेन जो एजेंसी यहां पर काम करने वाली है, मेन जो आपकी स्कीम वर्क करने वाली है, वो आपकी है पीएम आशा, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान। ये पीएम आशा जो स्कीम है 2018 में एक्चुअली में इसको स्टार्ट किया गया था, और अभी इसको 2025-26 तक के लिए रिसेंटली आपको पता होना चाहिए बजट के दौरान ही आई थिंक जो 15 या 20 फरवरी के आसपास की बात है, जब इस स्कीम को दोबारा से आपका अप्रूव कर दिया गया है 2025-26 तक के लिए, और इसमें 100% प्रोक्योरमेंट तुर, मसूर और आपका जो यहां पर उड़द की दाल का किया गया है। इसके अलावा बाकी भी जो पल्सेस हैं उनकी भी सपोर्ट की जा रही है, उनको भी प्रोडक्शन उनका भी प्रोक्योरमेंट किया जाना है, लेकिन कैसे किया जाना है उसको लेकर हम एक बार आपका इस स्कीम का पूरा गो थ्रू कर लेते हैं। तो बताना चाहता हूं कि अंडर द प्राइस सपोर्ट स्कीम और पीएम आशा, सेंट्रल नोडल एजेंसी लाइक नेफेड एंड एनसीसीएफ will procure the pulses, oilseed and copra conforming to fair average quality standard directly from the pre-registered farmer at the MSP। यानी कि यहां पर क्या बोला गया कि सेंट्रल नोडल एजेंसीज जो हैं नेफेड और एनसीसीएफ, ये दोनों ही एजेंसीज क्या करेंगी, आपकी जो यहां पर पल्सेस हैं, ऑयलसीड हैं और कोपरा जो है, इनको फार्मर से डायरेक्टली परचेज किया जाएगा किस रेट पर, आपका एमएसपी के ऊपर, और ताकि उन किसानों को एक एवरेज प्राइस आपका मिल सके। अब देखो जो पीएम आशा स्कीम है वो क्या है, तो पीएम आशा स्कीम एक ये कह सकते हो अम्ब्रेला स्कीम है, जिसके अंडर में मेनली यहां पर ये चार आपकी सब स्कीम जिनको कह सकते हो, जिनको रन किया जा रहा है। पहली स्कीम है प्राइस सपोर्ट स्कीम। प्राइस सपोर्ट स्कीम तब आपकी वर्क करती है जब क्या होता है, मार्केट के अंदर एमएसपी जो है
वो आपका कम है, और सॉरी ज़्यादा है, और जो मार्केट प्राइस है वो काफ़ी कम हो जाता है। तो जो डिफरेंस होता है उसको आपका सेंट्रिक गवर्नमेंट की तरफ से पे किया जाता है, एंड दैट इज नोन एज प्राइस स्पॉट स्कीम। यानी कि एमएसपी से आपका मार्केट प्राइस कम होने के केस में प्राइस स्पॉट स्कीम आपकी वर्क करती है। दूसरा होता है प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम। यानी कि क्या होता है, जब मार्केट प्राइस आपके किसान को कम मिलता है और उस केस में बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट होती है, अब देखो यहां पर तो डायरेक्टली खुद क्या करती है, उसको प्रिक्योर करने का काम करती है। अब मैंने जैसे आपको अभी बताया कि प्राइस स्पॉट स्कीम के तहत सरकार के द्वारा डायरेक्टली नेफेड और एनसीसीएफ के द्वारा क्या किया जाएगा, प्रिक्योर किया जाएगा। लेकिन यहां पर क्या होता है, मार्केट के अंदर जो डिफरेंस आपका अवेलेबल होता है उस डिफरेंस को सरकार के द्वारा डायरेक्टली किसानों को पे किया जाता है। वो जो डिफरेंस होता है वो अंतर होता है, ठीक है। तो ये आपका होता है प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम, यानी कि जितना प्राइस कम मिला उतना सरकार आपको पे कर रही है। फिर आपकी बारी आती है जी मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। ये खासकर उन फसलों के लिए होती है जो कि आपकी जल्दी खराब हो जाए, या फिर आप ये कह सकते हो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए ये आपका मार्केट इंटरवेंशन किया जाता है जब मार्केट के अंदर एमएसपी प्रॉपर नहीं मिल पाता उन फसलों के लिए, जैसे कि आपका टोमेटो। वहीं अगर हम बात करें तो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड जो होता है वो खासकर एक प्रकार से मार्केट के अंदर प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन रखने के लिए किया जाता है। जैसे कि कई बार क्या होता है, मार्केट के अंदर आपका प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है पल्सेस और ऑयलसीड का, तो फिर वहां पर गवर्नमेंट क्या करती है, सभी से आपका जो पल्सेस है या ऑयलसीड है वो प्रिक्योर करना स्टार्ट कर देती है। खासकर जो लोग इसको स्टोर करके रख लेते हैं, तो उस केस में वहां पर गवर्नमेंट खुद इंटरफेयर करती है और उन लोगों से परचेज करके और आपका आम लोगों को या फिर ये कह सकते हो जनरल पब्लिक के लिए फूड आपका अवेलेबल सही रेट पर अवेलेबल करवाती है। जैसे कि भारत आटा, भारत दाल, आपने ये वर्ड सुना होगा, जिसके तहत आपको फेयर प्राइस के ऊपर मार्केट में ये प्रोडक्ट मिल जाते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करें तो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड जो है, इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर जो है, इसके द्वारा पल्सेस को प्रिक्योर किया जाता है। कब? जब मार्केट के अंदर एमएसपी से मार्केट प्राइस काफी ज्यादा बढ़ जाता है, मार्केट के अंदर महंगाई बहुत ज्यादा आ जाती है, तो फिर यहां पर ई समृद्धि पोर्टल के थ्रू आपका नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यानी कि नेफेड परचेज करता है, और ई संयुक्ति पोर्टल के थ्रू एनसीसीएफ क्या करता है, आपके पल्सेस और ऑयलसीड को परचेज करता है। तो यहां पर फिर बाद में सब्सिडाइज रेट के ऊपर जनरल पब्लिक को भारत दाल, भारत आटा और भारत राइस के नाम से इन कमोडिटीज को सेल किया जाता है, ताकि महंगाई आपकी ना बढ़ सके और जनरल पब्लिक को इस महंगाई का कोई ज्यादा असर ना पड़े। तो वाकई में एक अच्छी स्कीम है प्राइस सपोर्ट स्कीम। ये कह सकते हो कि जो प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड है वो अपने आप में काफी बेहतरीन वर्क करता है, अगर वाकई में इसको जो है एक वेल तरीके से रन किया जाए। और वाकई में गवर्नमेंट इसके ऊपर काम भी कर रही है, लेकिन अभी भी काफी खामियां हमारे सिस्टम के अंदर है। देखो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कोई काम नहीं करती है, गवर्नमेंट काम करती है, लेकिन हमारे सरकार के सिस्टम के अंदर लूप होल बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ट्रेडर्स या फिर बड़े बिजनेसमैन ही इसका फायदा उठा पाते हैं, जनरल पब्लिक को या किसानों को इसका फायदा नहीं मिल पाता है, जो कि एक सबसे बड़ी समस्या है। ठीक है, अब वहीं अगर हम बात करें तो रिसेंटली एक एडिबल ऑयल को लेकर भी डेटा है कि 1994 तक भारत आपका सेल्फ सफिशिएंट था ऑयल सीड के प्रोडक्शन के अंदर और आपकी कंजप्शन के अंदर भी, लेकिन 2025 तक आते आते हम लोगों को 50% से भी ज्यादा एडिबल ऑयल दूसरे देशों से मंगवाना पड़ रहा है, यानी कि आयात करना पड़ रहा है। अब बात करें तो नेशनल मिशन फॉर एडिबल ऑयल, ये अक्टूबर 2024 में इस मिशन को लॉन्च किया गया था रिसेंटली लास्ट ईयर, और इसके अंदर 10,103 करोड़ रुपए का बजट भी एलोकेट किया गया था कि 2030-31 तक हम लोग क्या कर लेंगे, ऑयल सीड प्रोडक्शन को 69.7 मिलियन टन कर लेंगे और डोमेस्टिक जो एडिबल ऑयल प्रोडक्शन है वो हमारा 25.45 मिलियन टन कर लेंगे। और इसके साथ में जो डोमेस्टिक शेयर है हमारा, यानी कि जो रिक्वायरमेंट है हमारी ऑयल सीड की, वो हम लोग 72% जो है खुद के डिपेंडेंट पर यानी कि आत्मनिर्भर हम लोग हो जाएंगे, केवल हमें 28% ही दूसरे देशों से मंगवाना पड़ेगा। लेकिन क्या वाकई में इसको हो कर पाएंगे हम लोग? क्योंकि अभी रिसेंटली इससे पहले 2021 के अंदर एक स्कीम लॉन्च की गई थी, नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ऑयल पाम के लिए। ये केवल ऑयल पाम के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए था, जिसमें मेन 2025-26 के लिए टारगेट रखा गया था 1.12 मिलियन टन ऑयल को, आपका क्रूड पाम ऑयल को प्रोडक्शन करना है, और इसके साथ में 6.64 लाख हेक्टेयर एरिया जो है वो कवर किया जाना था। लेकिन अभी तक इस स्कीम के तहत 2024-25 तक केवल 1.89 लाख हेक्टेयर एरिया ही कवर कर पाए हैं, और सोच के देखिए एक साल बाकी है और डिफरेंस आप लोग देखिए कि कितना एरिया अभी बाकी है कवर करना। तो ये काफी स्कीम ऐसी हैं जो ग्राउंड रियलिटी पे वर्क नहीं कर पाती हैं, या फिर इसमें एक्सटेंशन में हमारे देश में कई बार कमी रह जाती है, और यही एक मेजर कारण होता है कि हमारे देश के अंदर प्रोडक्शन उतना नहीं बढ़ पाता।
वहीं 2024-25 के प्रोडक्शन की बात करें तो मस्टर्ड का एरिया और प्रोडक्शन जो है वो दोनों ही डिक्रीज हुआ है, जो कि अपने आप में अगेन शो करता है कि काफी हद तक हमारे देश के अंदर इसमें खामियां हैं। और दूसरी तरफ बात की जाए तो अभी रिसेंटली 31 मई 2025 को भारत सरकार के द्वारा एक मूव लिया गया था कि इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो हम लोग क्रूड पाम ऑयल के ऊपर घटा देंगे, 20% से 10% कर देंगे। इससे क्या फायदा होगा? इससे यह फायदा होगा कि क्रूड ऑयल हमारे देश के अंदर जो है वो आपका ज्यादा आएगा और जो रिफाइंड ऑयल है वो कम आएगा, और इससे जो है रिफाइनिंग इंडस्ट्री को हमारे देश में फायदा होगा। लेकिन आप लोग फिर देखिए यहां पर किसानों को नुकसान होगा। रिसेंटली किसानों ने ऑयलसीड क्रॉप को ग्रो करवाया हुआ है, अब क्या करेंगे? अब उन ऑयलसीड प्राइस का जो मार्केट में एमएसपी है वो उनको कभी नहीं मिल पाएगा, और देश के अंदर ऑयल तो कुछ हद तक सस्ता होगा, लेकिन बाद में जो उनके ऊपर आपका किसानों की मार पड़ने वाली है, किसानों को जो कहीं ना कहीं एक अल्टीमेटली नेगेटिव आपका इंपैक्ट पड़ने वाला है, उसकी वजह से आने वाले समय में किसान फिर आपके पल्सेस और ऑयलसीड को ग्रो नहीं करवाएंगे, और फिर वही बात है, मार्केट के अंदर एक डिस्टिलेशन हमें देखने को मिलेगी, और किसान लगातार वीट और राइस को इसके लिए ग्रो करवाता रहेगा, और फिर हम जिस डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं वो कभी नहीं आ पाएगा हमारे देश के अंदर। और आने वाले समय के अंदर जब तक किसान की इनकम हम लोग स्टेबलाइज नहीं कर सकते, तब तक उम्मीद हम लोग नहीं कर सकते कि देश के अंदर एक डाइवर्सिफिकेशन आ सकता है और हम लोग जो है एग्रीकल्चर के अंदर खासकर पल्सेस और ऑयलसीड के अंदर सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें उनको सपोर्ट करना पड़ेगा ताकि हम नेचुरल रिसोर्सेज को भी बचा सकें और हमारे देश के अंदर प्राइस को स्टेबलाइज भी कर सकें और आपके किसानों की इनकम को भी इंप्रूव कर सकें। इससे इंपोर्ट ट्रेंड के ऊपर क्या फर्क पड़ा था? देखो, नवंबर 2024 से मई 2025 तक ऑलरेडी जब तक इंपोर्ट ड्यूटी ये नहीं थी, तब भी आपका जो पाम ऑयल और आपके यहां पर रिफाइंड ऑयल और क्रूड ऑयल के अंदर क्या डिफरेंस पड़ा था पाम ऑयल के? तो 18% से 7%, यानी कि पहले टोटल आपका जो इंडिया के अंदर इंपोर्ट होता था वो रिफाइंड ऑयल 18% होता था, लेकिन 7% अभी होने लगा है आपका मई 2025 तक, और वहीं पर ये 82% होता था वो 93% होने लगा है। इसका मतलब पहले भी ऑलरेडी हमारा क्रूड ऑयल जो है वो हम लोग ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू रिफाइंड ऑयल। तो इससे कहीं ना कहीं यही दिखता है कि ज्यादातर बेनिफिट आपके इंडस्ट्रियलिस्ट को हो रहा है, ना कि यहां पर किसानों को हो रहा है या फिर जनरल पब्लिक को हो रहा है। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा, गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं एफर्ट्स लेकर आने पड़ेंगे ताकि वाकई में किसानों का बेनिफिट इसमें किया जा सके। तो इसमें मेन टारगेट यही है कि पल्सेस और ऑयलसीड को प्रोडक्शन को हमें इंक्रीज करना है, उसका जो प्रिक्योरमेंट है वो हमें आपका और ज्यादा बढ़ाना है, क्योंकि दोनों को मिलाकर आपका 5.2 मिलियन टन ही हम लोग प्रिक्योर कर पा रहे हैं, और वहीं पर आपका 77.86 है किसका? सीरियल्स का। तो दोनों में डिफरेंस बहुत बड़ा है। वहीं पर इंपोर्ट जो है पल्सेस और ऑयलसीड का वो हम लोग बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, पिछले कई सालों के अंदर काफी ज्यादा बढ़ा भी है। तो यहां पर आपकी महंगाई भी बढ़ रही है और उसके साथ में जो आपका फॉरेक्स ड्रेन है, यानी कि लोग हमें जो है परचेज करना पड़ता है, तो डेफिनेटली हमें उन लोगों को पे भी करना पड़ेगा। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारा एक वित्तीय घाटा जो है हमें झेलने को पड़ रहा है। गवर्नमेंट जो है इसके अंदर लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी जो है 100% प्रिक्योरमेंट जो प्रॉमिस आपका 3 पल्सेस के लिए किया गया है वो एक अच्छा साइन है। इसके साथ हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में प्रोडक्शन को और प्रिक्योरमेंट को और ज्यादा बढ़ाया जाएगा और सरकार की तरफ से वित्तीय सहायता जो है किसानों को दी जाएगी। मैं ये नहीं कहता कि देखो डायरेक्टली यहां पर किसानों को वित्तीय सहायता दी जाए, मैं कभी भी सब्सिडीज का सपोर्ट नहीं करता हूं, मैं कभी भी जो है किसानों को ये सपोर्ट नहीं करता हूं कि उनको डायरेक्टली कोई प्रोडक्ट आपका दिया जाए, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूं कि एटलीस्ट किसानों को एक सही दाम मिले और आपकी जनरल पब्लिक के अंदर भी प्रोडक्ट आपका मिलता है वो भी सही प्राइस पर मिले। आप लोग सोचकर देखिए कि रिसेंटली आम के किसानों ने, मैं अभी एक छोटा सा आपको एग्जांपल देता हूं, उदाहरण देता हूं, आम के किसानों ने, अभी प्याज के किसानों ने और टमाटर के किसानों ने मार्केट में जब अपने प्रोडक्ट को लेकर गए तो वहां पर उनको अच्छा दाम नहीं मिला और उनको अपना प्रोडक्ट सड़कों पर फेंकना पड़ गया। लेकिन उस टाइम पर अगर आप रिटेलिंग प्राइस देखोगे तो वो आपका 20-25 रुपए से ऊपर था। सोच के देखिए, एक किसान को 5 रुपए किलो भी प्राइस नहीं मिल पा रहा है और वहां पर रिटेलिंग प्राइस एक कंज्यूमर के द्वारा 20 से 25 रुपए पे किया जा रहा है। मुझे लगता है कि अगर कंज्यूमर को वही चीज 10 रुपए की भी बेची जाए तो कंज्यूमर हंसकर परचेज कर लेगा, लेकिन फार्मर को उसका 5 रुपए भी नहीं मिल रहा, तो बीच में जो डिफरेंस है वो कौन खा रहा है? डेफिनेटली वहां पर मिडिलमैन खा रहे हैं। तो ये जो मिडिलमैन का झंझट है आज वो सबसे बड़ा है, और किसान इस चीज को डायरेक्टली कंज्यूमर तक क्यों नहीं पहुंचा रहा? क्योंकि उसके पास ना तो स्टोरेज की फैसिलिटीज है, ना उसको इस चीज का ज्ञान है, मार्केटिंग का उसको डेफिनेटली बहुत अच्छा ज्ञान नहीं है। तीसरी बात यह है कि जो मार्केट में अगर बेचने भी जाएगा तो वो वेट नहीं कर सकता, क्योंकि मार्केट में आज अगर बेचने के लिए चला गया और वापस अगर वो लेकर आता है अपने घर में तो वो अगली बार उसका जो सही दाम है वो भी पे नहीं कर पाएगा। और दूसरी तरफ जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज होती हैं, कई काफी पेरिसेबल होती हैं, जैसे आम है या टोमेटो है, ये जल्दी खराब हो जाती हैं। ऐसी फसलें हैं जो 2-4 दिन 5 दिन के बाद अगर उनको स्टोर नहीं किया गया तो वो खराब हो जाएंगी और फिर उनको मार्केट में तो मतलब छोड़िए आप उनको पशुओं को भी नहीं डाल सकते हो। तो इस वजह से किसानों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहां पर फेस करनी पड़ती है। और कई बार यहां पर यही कहूंगा कि ज्यादातर किसानों को नॉलेज भी इसका नहीं
होता है, तो एक्सटेंशन सिस्टम को हमें और ज़्यादा इंप्रूव करना पड़ेगा। और प्रिक्योरमेंट को लेकर तो मैं ये कहूँगा कि एटलीस्ट हम लोग प्राइवेट जो प्रिक्योरमेंट है उसको भी इंप्रूव कर सकते हैं। और इसके अलावा हम लोग जो कोऑपरेटिव्स की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनको अगर बढ़ाया जाए तो मुझे लगता है कि वाकई में प्रिक्योरमेंट फैसिलिटीज को और ज़्यादा बेहतरीन किया जा सकता है। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ जिसमें आपको और बेहतरीन कंटेंट और टॉपिक आपको कवर करवाए जाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो में हम लोग विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।